नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीजेपी के श्वेत पत्र पर और कांग्रेस के काले पत्र पर, श्याम पत्र पर, ब्लैक पेपर पर। अचानक जो है नरेंद्र मोदी सरकार को अब लगभग 10 साल पूरे होने को है। चुनाव होगा अप्रैल में कहा जा रहा है, तो जाहिर है 10 साल 2 टर्म पूरे हुए। अब जो है श्वेत पत्र लेकर के आ रही है मोदी सरकार, यूपीए के 10 साल के लेखा जोखा लेकर के, कि उसमें यूपीए ने क्या क्या गड़बड़ी की, और कहा जा रहा है उसमें 15 घोटालों का जिक्र है और वो बड़ा लंबा चौड़ा है, उसमें कई सारे पॉइंट्स हैं उसके। और वो किस तरह से वो जो आर्थिक कुप्रबंधन हुआ उसकी बात करने जा रही है। और 10 फरवरी को कहा जा रहा है कि वो उसको जो है उस पर डिस्कशन होगा, और इसको श्वेत पत्र पर, जिसमें किस तरह से यूपीए सरकार नाकाम रही इसका वर्णन होगा। अब इसके उलट, इसके जवाब में कहिए कि जो कांग्रेस पार्टी है वो लेकर के आ रही है ब्लैक पेपर, और उस ब्लैक पेपर में जो है वो 10 साल का जो शासनकाल है नरेंद्र मोदी जी का, उसको उसने कहा है कि ये जो है अन्याय काल है, और इस अन्याय काल में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, रोजगार, लोकतंत्र सबका बुरा हाल है। और उसमें कितने विधायकों को मिलाया, भारी कर्ज लिया, ये सारी चीजें जो है चर्चा की जाएगी। और श्वेत पत्र में भी कई सारी बातें हैं, जिसका मोटा एक आकलन आपके सामने रख दूं। अब उसमें कहा गया है कि ये जो है बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार से विरासत में मिली चुनौतियों पर पिछले 10 वर्षों में सफलतापूर्वक काबू पाया है। क्योंकि अब ये कहना है इनका कि जो है जो गड़बड़ी की थी, और ये एबीपी न्यूज के अनुसार जो है वो बता रहा हूँ आपको, ये 59 पेज का बताया जा रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र है। और इसमें कहा गया कि 10 सालों में कई सारे गलत फैसले लिए गए, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दिशाहीन स्थिति में थी। तो मनमोहन काल को जो है लोग अच्छा काल कह रहे थे, सोशल रिफॉर्म, ये इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कर रहे थे, उनको बतला रहे हैं कि ये अर्थव्यवस्था दिशाहीन स्थिति में पहुंच गई थी उनके काल में। ये भी है कि जो वैश्विक माहौल था चुनौतीपूर्ण, उसके बाद बावजूद मोदी सरकार के सुधारों से लगभग एक दशक में भारत 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी से निकलकर दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं की श्रेणी में शामिल हो गया। तो मनमोहन सिंह जी के काल में जो है भारत 5 कमजोर अर्थव्यवस्था में जाना जाता था, और अब जो है 5 शीर्ष अर्थव्यवस्था वाली श्रेणी में जाना जाता है, ऐसा कहना है श्वेत पत्र के अनुसार। उसके अलावा ये कह रहे हैं कि ये जो वैश्विक संकट आया 2008 में, उसके बाद किसी भी तरह से उच्च आर्थिक वृद्धि को बनाए रखने के लिए यूपीए सरकार ने व्यापक आर्थिक नींव को गंभीर रूप से कमजोर किया। बैंकिंग सेक्टर संकट यूपीए सरकार की सबसे बदनाम विरासतों में एक थी। बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे हैं। उसके बाद जिक्र किया है कि जो है इसमें कोयला घोटाला, कोयला आवंटन, 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी, राष्ट्रमंडल खेल, शारदा चिट फंड सहित 15 घोटालों को सूचीबद्ध करते हुए कहा गया है कि भ्रष्टाचार के इन मामलों ने अर्थव्यवस्था में लोगों के विश्वास को हिला दिया। इसके मुताबिक रक्षा तैयारियों को भी नीतिगत पंगुता का खामियाजा उठाना पड़ा। कमजोर नेतृत्व, इरादे और कार्रवाई की कमी से रक्षा तैयारियां पिछड़ गई। उसके अलावा जो है ये कहा जा रहा है कि 2013 में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट से 1991 के भुगतान संतुलन संकट के एक बार फिर पैदा हो जाने की आशंका पैदा हो गई थी। विदेशी मुद्रा भंडार केवल 6 महीने के आयात के लिए पर्याप्त था, और ये इन्होंने जो है विदेशी मुद्रा भंडार से देश को भर दिया, ऐसा इनका कहना है। तो और भी कई सारी चीजें हैं, और इस पर कांग्रेस ने अपने तरफ से आरोप लगाए हैं, और कांग्रेस ने ब्लैक पेपर की बात कही है, और उसमें उन्होंने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, लेकिन मोदी सरकार ने उसकी कभी बात नहीं। यहाँ तक कि जिस राज्य में भाजपा का शासन नहीं है वहाँ मनरेगा का पैसा भी नहीं देती, और बाद में कहती है कि पैसा रिलीज किया गया लेकिन खर्च नहीं किया गया। तो कांग्रेस पार्टी ने भी तरह तरह के आरोप लगाए हैं ब्लैक पेपर के माध्यम से। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, और हमारे साथ जो है वरिष्ठ शिक्षाविद, समाज चिंतक प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी सर है। चतुर्वेदी सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
सर ये अचानक जो है ये श्वेत पत्र का जो खेल क्यों शुरू हो गया? अभी तो चुनाव आने वाला है, ये श्वेत पत्र और काला पत्र आना शुरू हो गया है, इसके पीछे क्या राजनीति है? असल दिक्कत यह है कि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, जो कि बहुत ही इंडिया में मिनिमम कवरेज है जिसका, उसने एक इशू को लोगों के जेहन में उतारा है कि करप्शन हो रहा है। इससे ध्यान हटाने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये हथकंडा अपनाया है कि वे पहले की जो यूपीए की गवर्नमेंट है, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली, उन दोनों सरकारों के बारे में उन्होंने ये अपना श्वेत पत्र जारी किया है। अब दिलचस्प बात यह है कि जब इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तब इन्हें मनमोहन सिंह के श्वेत पत्र की याद आ रही है। अरे जिस समय सरकार में आए थे उसी समय श्वेत पत्र निकालते और एक्शन लेते। मैं उसके बारे में जाऊंगा कि इन्होंने क्या नहीं किया, मैं उसके डिटेल्स में बाद में जाऊंगा। असल दिक्कत क्या है, ये श्वेत पत्र क्यों लाए, जैसा कि आपने सवाल किया ना, ये श्वेत पत्र इसलिए लाए कि अपना जो करप्शन, जो पिछले 10 साल का जो पूरा का पूरा सिस्टम है, उस करप्शन सिस्टम को कैसे जो है लोगों की नजर से गायब किया जाए और डिबेट से गायब किया जाए। और इसमें जिस चीज पर वो पर्दा डाल रहे हैं, जिसकी मैं थोड़ा बाद में चर्चा करूंगा, उन पर्दों को उठाने की जरूरत है। जिसने भी ये श्वेत पत्र लिखा है वो मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी में इतनी क्षमता है कि वो लिख सकें, और न निर्मला सीतारमण में इतनी क्षमता है, क्योंकि मैं जानता हूं उसे करप्शन के लिस्ट का भी ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ एक मजेदार बात बता रहा हूं आपको, वो तो 10 का जिक्र किया है ना उन्होंने, वहां तो उससे भी ज्यादा करप्शन हुए हैं। कौन नहीं जानता इस बात को कि मनमोहन सिंह की सरकार के आने के पहले से, यानी जब हमने नव्य आर्थिक उदारीकरण में हम दाखिल हुए 1990-91 में, कमाल है, नव्य आर्थिक उदारीकरण के, देखिए अभी एक और मजेदार बात, अभी आप अचानक ध्यान आ गई आपकी बातचीत से, नव्य आर्थिक उदारीकरण जिसकी की कोर में करप्शन था, उसके आइकॉन को आज उन्होंने भारत रत्न दिया है, नरसिम्हा राव जी को, बिल्कुल जी। और वो जो दिलचस्प कांड बात हुआ यह था है कि घूस कांड। जब मनमोहन सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है राज्यसभा का, तब ये श्वेत पत्र लेकर आए हैं। मनमोहन सिंह रहते पार्लियामेंट में डेली जाने वाले लोगों में से है, मनमोहन सिंह रहते और इस श्वेत पत्र लाते, हम देखते ताकत इनकी। श्वेत पत्र पर बहस और नरसिम्हा राव को भारत रत्न, हेट कैंपेन का पीक पर पहुंचना और अडवाणी को भारत रत्न, ये टिपिकल पॉलिटिक्स है जिसके रिलेशन को समझा जाना चाहिए कायदे से। सब लोग जानते हैं इस बात को, सारी दुनिया का एक्सपीरियंस है कि नव्य आर्थिक उदारीकरण जहां जहां पहुंचा, वहां उसने बड़े पैमाने पर संस्थागत और सामाजिक तौर पर करप्शन को बढ़ावा दिया, सारी दुनिया में, भारत में भी दिया। तो ये तो कोई नई चीज नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि करप्शन पे बात इसलिए जरूरी है क्योंकि करप्शन हेडलाइन कैच करता है। करप्शन का मसला एक जैसे क्या है कि चर्चित जनप्रिय लोक काव्य की तरह वो चलता है कि देखा मनमोहन सिंह के करप्शन घोटाले सामने ले आए। अब ये हेडलाइन चल रही है, कॉन्स्टेंटली चल रही है। अच्छा, किसी को मालूम नहीं है कि करप्शन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस जगह क्या घट रहा है, कुछ नहीं। मजेदार बात यह है कि गवर्नमेंट का कहना यह है, उसने जो लिस्ट दी है वो केस अभी कोर्ट में है। कितनी जल्दी है, कोर्ट का फैसला नहीं हुआ है लेकिन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि करप्ट है। अरे कल तक तो ये कहते थे कि जो न्यायालय में विचाराधीन है उस मसले पर हम बात नहीं करेंगे, और आज संसद में लिस्ट जारी करके कह रहे हैं कि ये विचाराधीन है लेकिन हम बात करना चाहते हैं। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है पार्लियामेंट का।
संसदीय राजनीति में ये पहली घटना है कि जो चीज अदालत में विचाराधीन है उस पर संसद विचार कर रही है, और बहुत ही खतरनाक और निंदनीय है ये। जब भी मसला आता है कोई तो कहते हैं कि नहीं कोर्ट के विचाराधीन है, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं अब विचाराधीन नहीं, अब हम ही विचार कर लेना चाहते हैं, जल्दी है बहुत ज्यादा। ओके, मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से अनुरोध कर रहा हूं आपके जरिए, देखिए हम तो साधारण लोग हैं, हमारे पास तो कोई ताकत है नहीं, हम एक छोटी सी सूचना उनके जहन में लाना चाहते हैं और आपके जरिए लाना चाहते हैं। वो करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं ना, और करप्शन के खिलाफ लड़ते हुए वे सिर्फ जो अभी कुछ दिन पहले कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय की जो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई है, उस रिपोर्ट को खाली लागू कर दें, सिर्फ लागू कर दें। उस रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन है, ऑब्जर्वेशन है जो कि फंक्शनिंग को लेके, सरकार की को लेके, उसमें यह है कि 118 से अधिक अफसरों और बड़े अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई, जिसमें पॉलिटिकल लीडर भी शामिल हैं, आवेदन पड़े हुए हैं किसके पास? महान आइकॉन अमित शाह के चरणों में। 118 भ्रष्ट करप्ट लोगों के, जो विभिन्न मंत्रालय इंक्लूडिंग सीबीआई ने जिनकी के खिलाफ में एक्शन लेने के लिए, पहल की अनुमति देने के लिए कहा है, मैं नाम बता रहा हूं। करप्शन के खिलाफ लड़ा जाना चाहिए, हम करप्शन के पक्ष में नहीं है। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कि नरेंद्र मोदी का खुल के समर्थन करूंगा अगर वो ईमानदारी से करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे तो। इसमें वे लोग भी हैं जो कि बैंक के बड़े ऑफिसर्स हैं, इनमें वे लोग भी हैं जो आईएएस है, इनमें वे लोग भी हैं जो कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं। ये जो नरेंद्र मोदी की जो बल्ले बल्ले चल रही है ना, इस बल्ले बल्ले में ये जो करप्ट जो नौकरशाही है उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और करप्ट लीडरशिप की बहुत बड़ी भूमिका है, और करप्ट कारपोरेट हाउसेस की कल्चर की बहुत बड़ी भूमिका है। ये तीन करप्ट लोग मिलके नरेंद्र मोदी को आइकॉन बनाए हुए हैं। ये जो 118 के बारे में जो रिकमेंडेशन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने दी है, उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कुछ मामले तो मंजूरी के लिए 2016 से इंतजार कर रहे हैं आज तक। नरेंद्र मोदी कितने एक्टिव हैं, ये मैं गप नहीं सुना रहा हूं, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है पार्लियामेंट में जो रखी गई है। चौंकाने वाली बात नहीं है। हमारी एक बहुत ही शानदार नेत्री है मेनका गांधी, उनके खिलाफ में करप्शन का मामला है, और 2001 से वो मामला पेंडिंग है, वो मनमोहन सिंह की सरकार के जमाने से पेंडिंग है। वो तब भी बीजेपी में थी और आज भी बीजेपी में है। और सीबीआई ने 2020 में उनके खिलाफ में कार्रवाई जारी की जाए, शुरू की जाए, इसके लिए आवेदन किया हुआ है गृह मंत्री के पास। एक्शन नहीं हुआ अभी तक। साहस हो तो एक्शन करके दिखाएं। परिवारवाद से लड़ना है ना, गांधी परिवार से लड़ना है ना। एक ही एप्लीकेशन है पूरी हिस्ट्री में, मनमोहन सिंह के समय के दौरान और मनमोहन सिंह के बाद में जो अभी पड़ी हुई है वो है मेनका गांधी की। सोनिया गांधी के खिलाफ में कोई एप्लीकेशन नहीं है, राहुल गांधी के खिलाफ में कोई केस नहीं है करप्शन का। करप्शन के केस पे जिस पर के एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जिस पर के पैर रख के बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे पैर। क्यों? एक्शन लोगे तो बाहर जाएगा, और एक्शन नहीं लोगे तो अंदर रहेगा, तो आपका यूपी का कोरिलेशन बिगड़ेगा। मेनका गांधी कम से कम ज्यादा ना सही तो 1-2 जिला तो बर्बाद कर ही देंगी। सो बेस्ट तरीका क्या है? करप्शन जिंदाबाद। एक और चीज, बढ़िया ममता से लड़ाई है
3 टीएमसी सांसदों का नारदा जो पोर्टल था उसने जो एक्सपोजर किया था, 3 टीएमसी सांसदों के बारे में उसमें सामने बिल्कुल प्रमाण सहित चीजें आई। किसने रोका है? टीएमसी तो अब इंडिया अलायंस का हिस्सा है ना, क्यों नहीं लिया एक्शन? अभी भी ले लें, आज फिर ले लें, हम अनुरोध कर रहे हैं, लेके दिखाएं, अगर साहस है तो लेके दिखाएं। किसके पास है ये? लोकसभा के स्पीकर के पास ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है कि हम एक्शन लेना चाहते हैं, आप अनुमति दीजिए। लेकिन लोकसभा के स्पीकर ने अभी तक एक्शन लेने के लिए अनुमति नहीं दी है। करप्शन के खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं, आप जिस लिस्ट को दे रहे हैं ना, वो शारदा चिटफंड, ये फंड, वो फंड, मैं उसके एक एक करके जाना चाहता हूं। मैं बाकायदा हिसाब लिया जाए, क्योंकि अब आप चाहते हैं कि अब कोर्ट में नहीं, मीडिया में फैसला हो, पार्लियामेंट में फैसला हो। एक अन्य चीज, दो 2014 में जो नारदा जो पोर्टल ने जो एक्सपोजर किया था, उसमें जो लोग शामिल थे, 12 टीएमसी के नेता शामिल थे, और वे सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसके पक्ष में हूं। उसमें शुभेंदु अधिकारी भी है, जो बीजेपी का आइकॉन है बंगाल में। साहस हो तो पकड़ के दिखाएं। वो एक एक केंद्र के नेताओं को इलाके में पकड़ के मारेगा, इतना बड़ा गुंडा है वो। करप्ट और क्रिमिनल लोगों को संरक्षण देना, उनकी रक्षा करना, ये तो काम बीजेपी कर रहा है। और ये जो मैं नाम बता रहा हूं, ये पुराने नहीं बता रहा हूं, ये मैं वही हैं जिनके बारे में वो अपनी लिस्ट में बात कर रहे हैं। एक और चीज, नरेंद्र मोदी की सरकार को बोलने का हक नहीं है। क्यों बोलने का हक नहीं है? क्योंकि कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर ये जो नारदा वाली जो पोर्टल की जो एक्सपोजर था, उसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई थी। नरेंद्र मोदी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ में चैंपियन बनने की कोशिश तो नरेंद्र मोदी न करें और उनकी सरकार न करे। अब मैं वो कोयला घोटाले पे आता हूं मैं आपके, क्योंकि आपने एक बड़ी अच्छी लिस्ट बता दिया, और मैं जो थोड़ा बहुत मतलब अपनी मेमोरी से रिकलेक्ट कर पाया, मैं हमारे एक जो उस जमाने के जो कोयला सचिव थे, पीसी पारख, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, और दिलचस्प पुस्तक लिखी उन्होंने। और उस पुस्तक की वो क्रूसेडर या कॉन्स्पिरेटर, कॉलगेट एंड अदर्स ट्रूथ करके एक पुस्तक का नाम है। और ये पुस्तक उन्होंने लिखी, और ये व्यक्ति इस एक अन्य व्यक्ति, और सॉरी, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारख, सुजीत गुलाटी और शैलेंद्र सिंह, ये 3 नाम मैं बोल रहा हूं, ये कोयला घोटाले कांड में शामिल है। नरेंद्र मोदी ईमानदारी से पार्लियामेंट में अपने श्वेत पत्र पर एक्शन लें। सीबीआई ने इनके बारे में केस चलाया जाए, इन पर केस चलाया जाए, इसके लिए अमित शाह के पास आवेदन किया हुआ है, लेकिन अमित शाह ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। ये कह रहे हैं सर, अपने इसमें जो श्वेत पत्र वाला चैप्टर है, उसमें ये आया है कि कोयला क्षेत्र को कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी से बाहर रखा गया था। एजेंसियों ने जांच की, और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से आवंटित 204 कोयला खदानों ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया। अरे वो आवंटन रद्द तो किया, लेकिन जिनके खिलाफ में एक्शन की डिमांड, ये जो कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश की गई है, उसमें इन 3 बड़े ऑफिसर्स के नाम हैं। 2020 में सीबीआई ने
गृह मंत्रालय को लिखा है कि हम इनके खिलाफ में कार्रवाई करना चाहते हैं, हमें परमिशन दी जाए, लेकिन परमिशन नहीं दी गई है। ये मनमोहन सिंह की सरकार के समय नहीं हुआ। ये करप्ट लोगों को कौन बचा रहा है? मनमोहन सिंह ने किसी भी ऑफिसर को नहीं बचाया जिसका नाम आया उसके खिलाफ में एक्शन हुआ, उसके खिलाफ में केस हुआ। मंत्री को जेल में बंद कर, यहां नहीं, यहां तक के मंत्रियों की गिरफ्तारी भी हुई, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई उन मंत्रियों की गिरफ्तारी भी हुई। मनमोहन सिंह के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। ये एक भी अगर चिट्ठी गई है किसी की भी तो उसके खिलाफ में एक्शन लिया है। एक अन्य चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं मैं आपको। वो जो पीसी पारक है, जो कि कॉल सेक्रेटरी हैं, जिनके खिलाफ में ये एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया है, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात कही है उस किताब में, वो ये कही है कि ये अब एक तरह से बीच हंटिंग हो रही है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, वो आदमी साफ कह रहा है आप एक्शन ले नहीं रहे, इसका मतलब उसकी बात में वजन है। उससे किताब लिख के ये बात कही है, उसकी किताब ऑनलाइन अमेजोन पर अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं है कि वो गुप्त दस्तावेज की तरह कहीं तिजोरी में रखी हो, लाल डायरी में। एक और चीज और जरूरी चीज, 3 बड़े अधिकारी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बेवजह, मतलब मेरे तो वैसे ही चाहने वाले बहुत हैं, तो मैं इतने प्रेमी बनाना नहीं चाहता अपने एक साथ। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के 3 बड़े अधिकारी हैं जिनके नाम कार्मिक डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट में दिए हैं। उनके खिलाफ में केस चले, ये 2017 से एप्लीकेशन पड़ी हुई है। ये कौन लोग हैं? जयंत, जीवन और प्रसेनजीत, तीनों टॉप ऑफिसर हैं। और ये टॉप ऑफिसर वे हैं जो कि शारदा चिटफंड कांड से जुड़े हुए थे। शारदा चिटफंड कांड से लड़ना चाहते हो ना, करप्शन उनका था, तुम लड़ना चाहते हो, एक्शन क्यों नहीं लिया अभी तक? 2017 से डिमांड कर रहे हैं नीचे के अधिकारी, लेकिन आपने उनके खिलाफ में एक्शन की परमिशन नहीं दी है। ये खाली नमूना बता रहा हूं मैं आपको। असल चीज क्या है? मैं चाहता हूं कि शारदा चिटफंड कांड के लोगों को दंडित किया जाए, मैं बिल्कुल चाहता हूं। मैंने खूब लिखा एक जमाने में, मैंने उन लोगों को, भुक्तभोगी लोगों को देखा है, मैं मिला हूं उनसे, मैंने उनकी तकलीफें सुनी है। नरेंद्र मोदी ने तकलीफ नहीं सुनी है। बंगाल के गरीबों का कोई घर नहीं था जो कि शारदा चिटफंड कांड में लूटा न गया हो। सवाल यह है कि शारदा चिटफंड कांड में जो लोग शामिल हैं उनको किसने संरक्षण दिया है? ये जो बीच बीच में ममता शिफ्ट करती है ना, वो दबाव में शिफ्ट करती है। यानी आप इस पूरे के पूरे करप्शन को पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। असल चीज ये है, करप्शन के खिलाफ लड़ने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है ये, लेकिन करप्शन को मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करें, अपनी राजनीतिक जो है ताकत बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें, ये तो घोटालेबाजी है। मतलब ये जैसे कहें करेला और नीम चढ़ा वाला मामला है। करप्शन तो एक अपने आप में ही घोटाला है और उसमें फिर राजनीतिक करप्शन। एक और चीज, नरेंद्र मोदी बहुत ही महान लो आदमी है और वो बहुत ही हम जानना चाहते हैं कि ये जो पूरा का पूरा लिस्ट उन्होंने दी है, इसमें कौन सी चीज मिसिंग है? अब मैं उस पर आना चाहता हूं। थोड़ा सा और 10-5 पेज बढ़ा देते, दिक्कत क्या थी?
जब 58-59 पेज बना ही गए हैं तो और 10-20 पेज लिख जाते तो क्या नुकसान था। जो नरेंद्र मोदी ने जो चीज बात नहीं की है उस पर बात की जानी चाहिए। एक पहली चीज तो यह है कि अगर ब्लैक मनी बढ़ेगी तो करप्शन बढ़ेगा। सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद में ब्लैक मनी बढ़ी या घटी, और करप्शन बढ़ेगा तो ब्लैक मनी बढ़ेगी। ये दोनों वाइस वर्सा काम करती हैं। करप्शन और ब्लैक मनी एक तरह से जुड़वा भाई है। तो करप्शन में तो भारत का स्तर जो है और नीचे आया है, नीचे आया मतलब या ऊपर आया कह दीजिए, 93 पे आ गया, 70 के हाँ आसपास हाँ हुआ करता था वो किसी जमाने अरे में, वो अरे वो 93 आ गया। आप नंबर खाली खोज रहे हैं, यहाँ मुसीबत उससे भी ज्यादा गहरी है। हम खुलेआम आपके चैनल के जरिए ये अनुरोध कर रहे हैं कि जो 90,000 करोड़ रुपए के शस्त्र दुनिया में छठे या 5वें नंबर पे है भारत हथियार खरीदने वाले देशों में, तो आप 90,000 करोड़ रुपए के जो हथियार खरीद रहे हैं, सारी दुनिया में नियम है कि वहां करप्शन है, घूसखोरी है, कमीशनखोरी है। नरेंद्र मोदी बताएं कि इसमें किसी ने करप्शन घूस लिया है कि नहीं लिया, कमीशन लिया है कि नहीं लिया है। इस्टेब्लिश नॉर्म में सारी दुनिया में हथियार बनाने वाली कंपनियां जो देश हथियार खरीदते हैं, और वहां जहां देश ही खरीदते हैं वहां कोई प्राइवेट फर्म तो हथियार खरीदती नहीं है, तो जो देश हथियार खरीदते हैं उन हथियार के साथ में पैकेज डील है 3 से लेकर 10% तक के कमीशन की। तो सैन्य जो साजो सामान की खरीद फरोख्त है, शस्त्र अस्त्र की खरीद फरोख्त है, उसमें घूसखोरी हुई है कि नहीं हुई है। 10 साल हो गए, हिसाब लगा लीजिए। इस साल के बजट में तो 13% जंप किया है रक्षा बजट में। तो अगर आप जिस गति से आपने खरीद फरोख्त चल रही है और आप सचमुच में करप्शन के खिलाफ है, तो आपको इस पर एक सामान्य सा नोटिफिकेशन, भारत सरकार का एक सामान्य ऑर्डर, 2 लाइन का ऑर्डर कि भारत में जो हथियारों की डील होगी उसमें कोई करप्शन, कोई कमीशन नहीं लिया जाएगा। क्या दिक्कत है? क्योंकि वो कमीशन हमारी पॉकेट से जा रहा है, मैं टैक्स देता हूं, मैं हिंदुस्तान की सरकार को हर महीने टैक्स देता हूं, बहुत मोटी रकम देता हूं। नरेंद्र मोदी टैक्स नहीं देते। तो हिंदुस्तान की गरीब जनता जो टैक्स देती है उसकी पॉकेट से जो पैसा जा रहा है वो किसके पास जा रहा है? और जो कि एक और है बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जिस पर के पर्दा, जिस पर कायदे से बात होनी चाहिए, कायदे से बात होनी चाहिए। और मैं नहीं जानता कि कैसे हम लोग बात करें, क्योंकि मीडिया में सेंसरशिप है, मीडिया में चीजें छप ही नहीं रही हैं। हिंदुस्तान में करप्शन का सबसे बड़ा गोमुख कौन सा है? हम लोग सब जानते हैं, ये लिखते नहीं है। मेरे जैसे कुछ 2-4 पागल हैं जो बोलते रहते हैं और लिखते रहते हैं, बाकी लिखते नहीं है, बोलते भी नहीं है। कॉर्पोरेट करप्शन का एक तरह से हब है। अगर आप ये कहना चाहें कि कॉर्पोरेट जो है करप्शन का जो वो गंगा तीर्थ है, तो ये गलतफहमी है। वो कैसे करप्शन करते हैं? वो करते हैं इस तरह से, एक कार्टेल बना के, कॉर्पोरेट कार्टेल बना के, कि हिंदुस्तान में अब सीमेंट कितने रुपए की बोरी बिकेगी। उन्होंने तय कर लिया, 5 कंपनियां 6 कंपनियां सीमेंट बनाने वाली, उन्होंने तय कर लिया और वह बोरी उसी हिसाब से बिकती है, क्या कुछ हो जाए। हमारे यहां एकाधिकार आयोग ने बाकायदा कई बार इस कार्टेल बना के जो लूट चल रही है इस पर उंगली उठाई है। तो ये कार्टेल बना के जो करप्शन चल रहा है, जो कॉर्पोरेट हाउसेस का इस करप्शन, जैसे आपने कभी सोचा है कि ये जो आप चिप्स खरीदते हैं, हम लोग चिप्स खरीदते हैं, ये चिप्स एक ही रेट का, सारी कंपनियों का एक रेट का कैसे आता है, एक ही साइज का?
कभी सोचा है आपने? नहीं। क्योंकि वो कार्टेल बनाए काम करते हैं। वो फोन करेंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, कहेंगे अच्छा देखो 10 ग्राम आलू के चिप्स बेचने, तो बोले कि हाँ ठीक है, एक काम कर लो, तुम 5 रुपए रख लो, तो सभी 5 रुपए रख लेंगे। खाने की चीज से लेके, तेल से लेके, अब प्याज तक। तो ये जो कार्टेल जो बना के जो एक तरह से जो कारपोरेट करप्शन है, ये तो बहुत बड़ा करप्शन है जिसको कि आप वो देख नहीं रहे हैं और आप बात नहीं कर रहे हैं। कॉर्पोरेट करप्शन है, मोनोपोली है। वो एक वो तो ठीक है, आपने मोनोपोली बना ली है, वो तो समझ में, लेकिन यहाँ तो तो कंपटीशन कमीशन तो इसीलिए है कि मोनोपोली किसी की ना बने। हाँ हाँ, वो सही है, वो सही है आपकी बात। एक और चीज है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, करप्शन से लड़ना है। मैं नरेंद्र मोदी के प्रस्ताव से सहमत होने को तैयार हूं, सिर्फ एक काम कर दें, वो डीरेगुलेशन खत्म कर दें। करप्शन का गोमुख है सरकार के, करप्शन का गोमुख है डीरेगुलेशन। जो नव्य आर्थिक उदारीकरण के जरिए जिसकी शुरुआत हुई थी डीरेगुलेशन की बड़े पैमाने पर, उस डीरेगुलेशन ने जो करप्शन किया समाज में चौतरफा, उसकी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते। सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको कि मैंने एक लिस्ट बनाई थी, मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूं, लेकिन सिर्फ आंकड़ा बता रहा हूं आपको। 2000 से लेकर 2023 तक ये करप्शन के जो स्कैंडल आए हैं, नरेंद्र मोदी की मैं कह रहा हूं ना, नॉलेज बहुत कम है। 28 बड़े केस हैं जो कि कोर्ट में चल रहे हैं। 28। उनको तो पता ही नहीं है को किसी मतलब जिसे को भाड़े के सलाहकार से बनवाए, और भाड़े के सलाहकार कितने अकलमंद हैं उनके हमें मालूम है थोड़ा सा। अरे यार लिस्ट तो अपडेट कर लो। 28 बड़े घोटाले हैं जो कि चल रहे हैं, और ये 15 का ही जिक्र कर रहे हैं। अरे अरे ये तो 15 का तो इसलिए कर रहे हैं ना कि वो उनके मैनिफेस्टो में कहीं लिखे हुए थे। एक और चीज है जिसका वो जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन करना चाहिए उनको अगर ईमानदार हैं। इस दौर का सबसे बड़ा मेगा करप्शन कांड है व्यापम। सारे कांड उसके सामने फीके हैं। व्यापम को कहीं जगह नहीं मिलेगी आपकी लिस्ट में। हद हो गई। नहीं नहीं, हम तो बात करना चाहेंगे, कभी मौका लगेगा तो हम तो बताएंगे कि आप क्या कर रहे हैं। जो चीज समझने की है वो ये कि ये जो पूरे के पूरे कुछ मामलों को एक तरह से ये क्या रहे हैं इसके जरिए, कि ये एक तरह से करप्शन को एक तरह से लोक काव्य की तरह प्रचारित करके लोगों की भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। मैं अब उस पहलू पर आना ध्यान खींचना चाहता हूं जिस क्यों ये कर रहे हैं। ये जाहिर है कि जब लोग करप्शन में बात करते हैं तो खुल के बात करते हैं, और उसमें गप सप बहुत चलती है, फैक्चुअल कम चलता है, गप ज्यादा चलती है। उसमें लोग अपना करप्शन विरोध भी दिखाते हैं कि हम तो करप्शन के खिलाफ हैं। छोटी सी फिर एक गुजारिश और, सब जानते हैं अदालतों में करप्शन है, सब जानते हैं। सब जानते हैं सरकारी ऑफिसेज में करप्शन है। आप सिर्फ एक चीज बंद करा दीजिए करप्शन में, कहीं एक जगह बंद करा दीजिए, खाली अदालत में बंद करा दीजिए या नीचे ऑफिस में बंद करा दीजिए। एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंस के थिंकर हैं उपेंद्र बख्शी, उन्होंने एक बड़ा सुंदर सुझाव दिया था एक जमाने में। उन्होंने कहा था कि अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है तो करप्शन को कम करना होगा। करप्शन जितना बढ़ेगा डिक्टेटरशिप उतनी ही बढ़ेगी।
कि जो जय हो नरेंद्र मोदी, जय हो नरेंद्र मोदी जो हो रही है, इसका एक बड़ा कारण है कि करप्शन का इस तरह एक तरह से उभार आया हुआ है। और जब करप्शन जो है अपने पीक पर जा रहा है धीरे धीरे, नरेंद्र मोदी भी पीक पर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उनको। डिक्टेटरशिप की सरकारें जहां पर भी पीक पर गई हैं, वे तभी गई हैं जब करप्शन पीक पर रहा है नीचे। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी किसी भी तरह के उसूल को, नियम को, कायदे को, संस्कार को, ट्रेडिशन को, कन्वेंशन को, संवैधानिक मूल्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो जिसे कहें कि एक हिंदी में कहावत है, बहुत ही खराब कहावत है, लेकिन मैं वो उद्धृत कर रहा हूं, उससे मतलब स्त्री विरोधी ना समझा जाए मुझे, बस इस लिहाज से। एक बहुत ही पॉपुलर फ्रेज है, राण के हाथ सुहागन लागी, हैजा बहना मूसी। हाँ, सो अब आप ये है कि आप चाहते हैं कि मैं तो करप्ट हूं ही, तुम भी करप्ट बनो, और जब तुम भी करप्ट बन जाओगे तो फिर मेरे अलावा तो तुम्हारा कोई होगा ही नहीं। ये जो हमाम हमाम में सबको नंगा कर देना है। जी जी जी, ये जो थ्रस्ट एरिया है, इस थ्रस्ट एरिया को कायदे से खोलने की जरूरत है। मुझे करप्शन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दो चीजें चाहिए। सिर्फ बता दें नरेंद्र मोदी, कोरोना पीरियड में उसने कितना करप्शन किया, पूरे मेडिकल हेल्थ सिस्टम ने जो बड़े पैमाने पर लूट की और करप्शन हुआ है, आपने रिपोर्ट देखी है? वो जो प्रधानमंत्री के जरिए जो लोगों को हेल्थ कार्ड, जो आयुष्मान कार्ड बना, उसमें 1200 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान सिर्फ एक ही फोन नंबर से हुआ है। एक आदमी नहीं पकड़ा गया। कमाल की चौकस सरकार है। नहीं भाई, कोरोना पीरियड की जो लूट है, करप्शन है कि नहीं कोरोना पीरियड में, ये बताइए। सारी दुनिया में जो 7 बड़े विश्वविद्यालय, वे सारे 7 बड़े विश्वविद्यालय कह रहे हैं कि भारत में 60 लाख से अधिक लोग मारे गए, लेकिन आप इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। संसद में तो एक भी नहीं चिन्हित हुआ, कोई जी नहीं मरा। जी, करप्शन का एक एरिया ये है जहां के आप नोटबंदी भूल गए। नोटबंदी हुई तो कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हुआ। आपको अपने नोट बदलने हैं, आप 25% दे दीजिए बीजेपी के दफ्तर में, कहीं पे भी आप उनके आदमी के पास में आप जाइए, वो आपको रास्ता बता देगा कैसे जमा होना है पैसा, और कहां जमा होना है, और कैसे मिल जाएगा सारा पैसा। नोटबंदी के दौरान में खुलेआम जो है वसूली की गई है, पैसा वसूल किया गया है लोगों से, लोगों को एकदम जिसे कहें कि मुफलिसी के कगार पर ठेल दिया गया। और आखिरी चीज खाली ये जो अभी, अब तो खैर, अब हमारे यहाँ तो मीडिया भी एक करप्शन का एक क्षेत्र है, और जो लॉबी है, जो सलाह देने वाली, मोबिलाइज करने वाली, जैसे अमेरिका में हम लॉबिंग करते हैं तो वहां लॉबी पैसा देके जुगाड़ करते हैं। तो ये जो लॉबी है, ये जो दलाल समुदाय है, ये दलाल समुदाय तो ये तो करप्शन का ही समुदाय है। आप अगर सचमुच में ऑनेस्ट है और आपकी पॉलिटिक्स जो है सचमुच में बहुत ही ट्रांसपेरेंट और उसूल वाली है, तो आपको लॉबिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों लॉबिंग करने वाले लोग खरीदते हैं आप? करप्शन के ये एरिया हैं जहां के लॉबिंग में आप बड़े पैमाने पर पैसा खर्च करते हैं। करप्शन के एरिया हैं जहां के आप हथियारों की खरीद फरोख्त में कमीशन के जरिए पैसा अर्जित करते हैं। कमीशन का वह एरिया है जहां पर कि आपने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर दौलत इकट्ठी की, और कमीशन का वह एरिया है जहां पर मेडिकल करप्शन जारी है। कौन लड़ेगा इससे? कौन लड़ेगा इससे?
पहली एक साधारण सी चीज कर दें, साधारण सी चीज, नरेंद्र मोदी अपने सांसदों की सारी बैंक अकाउंट सीट पब्लिक कर दें, 2014 से लेके और 2024 तक की, खाली सिर्फ इतनी सी। नरेंद्र मोदी ने स्वयं नोटबंदी के दौरान सांसदों से अकाउंट मांगा था कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं बताओ। अपने ऑफिसरों से, आईएएस ऑफिसरों से अकाउंट मांगा था, बताओ तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे हैं। लोगों ने हिसाब नहीं दिया। ये तो कैसे संभव है कि एक साधारण आदमी को तो पकड़ लीजिए, आप कभी भी पकड़ लीजिए, क्योंकि वो बेचारा जाएगा कहां। मुझसे अगर कोई पूछा, मैं 1 मिनट में अपनी आपको पासबुक दिखा देंगे तैयार हूं, कभी भी। मेरा सांसद तैयार नहीं होगा। क्यों तैयार नहीं होगा? वो ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, तो ट्रांसपेरेंसी यहां पर होनी चाहिए कि जो पॉलिटिकल मनी मोबिलाइजेशन है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन मार्क लगाया, ये पॉलिटिकल बॉन्ड, ये पॉलिटिकल बॉन्ड क्या है? ये इज ए पार्ट ऑफ द करप्शन। आप करप्शन के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके नीचे तो गंगा बह रही है करप्शन की। अब जमुना बोल दीजिए सर। मुझे खाली 2 चीज चाहिए, खाली सिर्फ 2 चीज चाहिए। एक तो यह कि पॉलिटिकल बॉन्ड जिन्होंने पैसे दिए हैं उनके नाम बता दिए जाए, किसने कितने पैसे दिए। और एक यह सांसद और राजनीतिक दल, इनके आय के स्रोत खुल के बता दिया जाए। क्यों नहीं बताए जाएंगे? क्यों नहीं बताए जाएंगे? किसी को भी आप चेज करना शुरू कर देते हैं, ईडी लगा के, सीबीआई लगा के, झूठे आरोप लगा के, केस लगा के जेल में डाल देते हैं और चार्जशीट दाखिल नहीं करते। मैं जो अदालत के अंदर जो करप्शन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ये जो हमारे अंदर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मेरा गुण है, लेकिन मुझे कम से कम ये प्रिविलेज हासिल है कि मुझे कभी किसी ने सिफारिश के लिए फोन नहीं किया अपनी लाइफ में। अगर किसी ने किया तो उसकी बेचारे की नौकरी चली गई। मैंने उसका काम नहीं किया, उल्टा हुआ, उसकी जिसके लिए सिफारिश की उसने उसकी नौकरी चली गई। मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूं कि जो लोग आप कर रहे हैं, ये कैसे संभव है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो नरेंद्र मोदी के शासन में आने के बाद जितने अपॉइंटमेंट हुए, A to Z, आरएसएस की सिफारिश के अलावा किसी का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ? ये क्या है? पॉलिटिकल करप्शन नहीं है तो क्या है? पैसे लिए गए कि नहीं लिए गए, मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। क्या हुआ है मैं इस पर भी नहीं जाना चाहता। लेकिन ये कैसे संभव है कि हिंदुस्तान में अगर 5,000 शिक्षकों के, जिनमें से करीब 4,500 शिक्षकों के अपॉइंटमेंट दिल्ली में हो, और सारे के सारे शिक्षक सिर्फ आरएसएस के रिकमेंडेशन पर जिनकी दाखिल नियुक्तियां हो? ये क्या है? ये योग्यता का कोई दाम नहीं है। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए क्या चाहिए? आरएसएस की सिफारिश और बढ़िया सेवा, जैसे कि गुरु दक्षिणा। कमाल है। करप्शन को एक, जिसे कहें इंस्टीट्यूशनल, जैसे कहें कि फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और गुरुदक्षिणा में कन्वर्ट कर दिया जिन्होंने देश में। आप गुरुदक्षिणा दे आइए, उसके आपके पास में अगर कोई प्रमाण है, फोटो भी है कि आप गुरुजी को दक्षिणा दे रहे हैं, तो आप तय मानिए आपके सारे काम हो जाएंगे। इसलिए ये जो पूरा का पूरा जो प्रपंच है, ये जो उन्होंने जो एक श्वेत पत्र जारी किया है, इस श्वेत पत्र का पर्पज ये है कि बहस के केंद्र में नरेंद्र मोदी के करप्शन के क्षेत्र ना आए। नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन में केंद्र में और विभिन्न राज्य सरकारों में तकरीबन 3 दर्जन से अधिक घोटाले हुए बड़े। एक न एक दिन तो वो सामने आएंगे, फाइल सारी खुलेंगी, ये तय है, क्योंकि सिस्टम अभी गया नहीं है। तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जरूरी है कि करप्शन कम हो,
लेकिन मुसीबत यह है कि अभी हम करप्शन खुद करने लगे हैं। जिसे सरकार चाहिए, जिसे सत्ता चाहिए, जिसे सरकारी पद चाहिए, वो करप्शन करता है। आपने इसे एक नियम बना दिया है और ये मध्य वर्ग के लोगों की, निम्न मध्य वर्ग के लोगों की आदत बन गई है। सो अब एक और भी चीज पैदा हो गई है, निम्न वर्ग में भी पैदा हो गया। वो राशन दे रहे हैं ना फ्री में, उनमें ज्यादातर लोगों की हालत यह है कि जो मुझे पता चला है कि वो खाने लायक नहीं होता। तो वो करता है क्या है कि बदले में अच्छा गेहूं दिया है तो वो कहता है चावल दे दो, दाल सर दे दो। भ्रष्टाचार पर बात की जानी चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के जो मौजूदा जो पिछले डेवलपमेंट है नरेंद्र मोदी की सरकार के, उनको केंद्र में रख के बात की जानी चाहिए। मनमोहन सिंह की सरकार के करप्शन पर जनता अपनी राय दे चुकी है और मनमोहन सिंह को हरा चुकी थी। करप्शन पर बात हो तो आज के करप्शन पर बात होनी चाहिए। फिलहाल इतना ही। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपने काफी डिटेल 46 मिनट हो गए। हालांकि ये जो भ्रष्टाचार की कहानी है तो हरि अनंत हरि कथा अनंता की तरह है, बहुत लंबा है, नदी की तरह है, कहाँ कहाँ हम पकड़े और कहाँ कहाँ छाने। लेकिन बहुत अच्छी जानकारी दी। और श्वेत पत्र का सच क्या है ये भी एक सामने आता है कि श्वेत पत्र लाया क्यों गया है। और श्वेत पत्र, ब्लैक पत्र सब मिला के व्यापम के घोटाले की बात कर रहे थे। व्यापम तो कांग्रेस भी शासनकाल में थी तो कहाँ निकाल पाई। तो तमाम चीजें हैं, लेकिन भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल किया जाए। आम आदमी जो है जय श्री राम में या अल्लाह अकबर में या और दूसरी चीजों में लगा हुआ है, अपना नायक चुन करके जिंदाबाद करता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ और सर से फिर हम बात करेंगे अलग 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 विषय पर। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बतलाएं और इसे साझा भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नियमित देखें। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप तक न्यूज़ पहुँचे, सही न्यूज़ पहुँचे और अवेयरनेस आए आपके भीतर और आप खुद चीज़ों को जांच परख सकें कि सही